तो अब इसके आगे हम लोग टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पे चलते हैं सेकंड लेक्चर में। तो सबसे पहले जब विनफील्ड की डेफिनेशन देख ली थी तो उसमें टार्सियस लायबिलिटी को डिफाइन किया था। टार्सियस लायबिलिटी को जब डिफाइन किया तो उसके लिए टॉर्ट के लिए 3 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, क्योंकि टार्सियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स बाय लॉ, और ड्यूटी किसके लिए है, टुवर्ड्स पर्सन जनरली, और ब्रीच होने पर एक्शन कहाँ कैसे लिया जाएगा, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। तो इसकी पहचान हर बार याद रखनी है कि अनिर्धारित नुकसानी टार्ट की पहचान है, एसेंशियल एलिमेंट है। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट, कोई दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए, प्लस लीगल डैमेज, विधिक क्षति होनी चाहिए, प्लस लीगल रेमेडी, विधिक उपचार मिलना चाहिए, इक्वल टू टॉर्ट। टॉर्ट का जो फार्मूला क्या है, टॉर्ट के लिए रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी इक्वल टू टॉर्ट। ये 3 एसेंशियल है। कभी कभी पूछे जाते हैं नेट वगैरह की परीक्षाओं में कि टॉर्ट की आवश्यक तत्व क्या है, तो विधिक क्षति हो रही रॉन्गफुल एक्ट की वजह से और लीगल रेमेडी मिले। पहले देखते हैं कि ये जो रॉन्गफुल एक्ट है ये 3 तरीके से किया जा सकता है दोषपूर्ण कार्य। पहला इंटेंशनली, आशयपूर्वक, दूसरा नेग्लिजेंस एक्ट, उपेक्षापूर्वक, तीसरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व में नो फॉल्ट, जिसमें अब कोई भी दोष नहीं उसके बाद उत्पन्न होने वाले दायित्व। तो सबसे पहला काम, जैसे विनफील्ड की डिफिनेशन में देखते हैं टार्सियस लायबिलिटी अराइजेस, तो टार्सियस लायबिलिटी जो उत्पन्न होगी दोषपूर्ण दायित्व, उसके लिए पहली चीज जरूरी है कि कोई एक्ट होना चाहिए। एक्ट कैसा है, रॉन्गफुल है, कैसा हो सकता है, इंटेंशनली, नेग्लिजेंटली और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक्ट हो सकता है। इंटेंशनली एक्ट में ऐसे एक्ट होते हैं जिनमें नेचर ऑफ एक्ट, कार्य की प्रकृति, प्लस कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, ये डिफेंडेंट को दोनों ही पता होते हैं। ऐसे कार्य जिसमें डिफेंडेंट को ये मालूम है कि वो जो करने जा रहा है उसका नेचर क्या है और करेगा उसके परिणाम क्या है, और फिर वो करता भी है। दूसरी ओर नेग्लिजेंट एक्ट कैसे दिखाई पड़ते हैं, जिनमें नेचर ऑफ एक्ट आप जानते हैं सेम वही रहेगा, कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हैं, लेकिन उनके जो परिणाम हैं उनको करना नहीं चाहते हैं, उनको घटित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों में, अब मैं कोई जैसे पेन की जगह कोई ऐसी चीज़ पकड़े हूँ जो लग सकती है, नोकीली चीज़ है, अब मैं सोचूँ कि आपको मैं मार दूँ, अब जानते हैं आपको लगेगी और परिणाम भी घातक हो सकता है, फिर उसके बाद करूँ भी तो इंटेंशनली है। लेकिन यही अब चाबी गुच्छा या कोई नोकीली चीज़ ऐसे मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, जानता हूँ छूट जाएगी, आप मेरे नियरेस्ट बैठे आपको लग सकती है, परिणाम भी जानता हूँ, लेकिन घटित करना नहीं चाहता हूँ, उसके बाद लग जाती है तो नेग्लिजेंट एक्ट है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जहाँ पर डिफेंडेंट का कोई दोष नहीं होता है, नो फॉल्ट, उसके बाद भी उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसको अलग से एक चैप्टर में 3rd लेक्चर में लेके चलेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को रायलेन वर्सेस फ्लेचर के केस के साथ में नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस बात को कि पहली कंडीशन है कि नेग्लिजेंट एक्ट होना चाहिए, 3 तरीके से होगा, इंटेंशनली, सॉरी रॉन्गफुल एक्ट होगा, इंटेंशनली, नेग्लिजेंटली और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब दूसरी चीज, अब उस एक्ट के केवल होने से टार्सियस लायबिलिटी नहीं आएगी, कब होगी, जबकि लीगल डैमेज हो। लीगल डैमेज का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लीगल डैमेज, विनफील्ड की डिफिनीशन में जो शब्द प्रयोग किया गया उसे ध्यान दीजिए कि टार्सियस लायबिलिटी कैसे आई थी, फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ड्यूटी कैसी थी, वो प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, यानी विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के भंग से क्या दिखाई पड़ रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, विधिक क्षति, लीगल डैमेज माने विधिक क्षति, क्षति का मतलब यहाँ इंजरी से है, क्षति का मतलब है इंजरी, इंजरी माने क्षति, क्षति का मतलब यहाँ चोट वगैरह से नहीं है, इंजरी मतलब विधिक क्षति। विधिक क्षति कैसे दिखाई पड़ती है,
डिफिनीशन देखिए विंडफील्ड की, जिसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का भंग। कैसा कर्तव्य? जो कि विधि के द्वारा पहले से निर्धारित है, प्राइमरी फिक्स बाय लॉ। और जब उस कर्तव्य का भंग होगा तो निश्चित रूप से विधिक क्षति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए दो लैटिन मैक्सिम्स यहाँ पर एग्जामिन की जाती हैं। नंबर 1 इंजूरिया साइन डैमनम, दूसरी डैमनम साइन इंजूरिया। तो सबसे पहले किस लिए देखने जा रहा है कि जो लीगल डैमेज है, रॉन्गफुल एक्ट लीगल डैमेज प्लस लीगल रेमेडी इक्वल टू टार्ट। तो सबसे पहले क्या देखा गया कि लीगल डैमेज, तो जब तक लीगल डैमेज नहीं होगी तब तक तो एक्शन की बात ही नहीं उठती। तो लीगल डैमेज के लिए दो मैक्सिम देखी जाएंगी, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पर इंजरी का मतलब मीनिंग पहले देख लीजिए चाहिए। इंजरी का मतलब है लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, और अदर वर्ड्स कह सकते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स बाय लॉ, जिसे लॉ ने पहले से कर्तव्य को आपके लिए निर्धारित किया। अगर आप उसका भंग करते हैं तो उसका परिणाम विधिक क्षति यानी इंजरी होती है। तो इसको इंजरी शब्द का मतलब है विधिक क्षति। साइन का मतलब यहाँ पर है विदाउट, साइन का मतलब क्या है विदाउट। डैमेज का मतलब यहाँ लॉस से है यानी हानि शब्द से है। तो क्षति हो रही है बिना हानि के, यानी अब इसको एग्जामिन करेंगे अभी केस लॉ के थ्रू। तो जनरल मीनिंग क्या निकली? इंजरी विदाउट लॉस, इंजरी विदाउट लॉस, इंजरिया साइन डैमनम। ठीक, इसका वैसे वर्षा कीजिए। डैमनम माने लॉस, विदाउट इंजरी। तो दो वर्ड आए, हानि हो रही है बिना क्षति के। तो दो चीज़ों का एग्जामिन करना है कि ये इन एक्शनेबल इन टार्ट में कब इसके लिए एक्शन लाया जा सकेगा। तो रॉन्गफुल एक्ट, उसके बाद लीगल डैमेज होनी जरूरी है। तो इस पर दो मैक्सिम देखी जाएंगी, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। तो इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं विद केस लॉ। इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट लॉस। इंजरी का मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। सबसे पहले इसको फार्मूला बना लीजिए इसका। डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, डिफेंडेंट्स एक्ट, डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, प्लस उसके एक्ट से प्लेंटिफ को इंजरी हुई है। रॉन्गफुल एक्ट से डिफेंडेंट के प्रतिवादी के कार्य के द्वारा वादी को इंजरी हुई है। इंजरी का मतलब ठीक वही है जो विंडफील्ड के डिफिनीशन में जो शब्द प्रयोग किए थे। इसको जो डिफेंडेंट है अपने विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य का भंग कर दिया है, जिससे इसमें कोई अधिकार था उसका हनन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? माइनस प्लेंटिफ को क्या हो रहा है? माइनस लॉस। यहां इसको हानि नहीं हो रही है। डिफेंडेंट ने एक्ट किया जिसके परिणाम से उसको इंजरी हो रही है, विधिक क्षति हो रही है, माइनस प्लेंटिफ लॉस, उसको लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इक्वल टू टॉर्ट, इट मीन्स इट इज एक्शनेबल इन टॉर्ट। फिर भी माइनस लॉस को लॉस नहीं हो रहा है, प्लेंटिफ को, वादी को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। उसके पश्चात भी टॉर्ट में एक्शन यानी वाद लाया जा सकता है। क्या हुआ? इंजूरिया साइन डैमनम। तो लॉस को आपने देख लिया यहाँ पर। फिर दूसरी प्रोपोजिशन इसी को बना सकते हैं, डिफेंडेंट एक्ट प्लस प्लेंटिफ इंजरी प्लस प्लेंटिफ लॉस। अब इसमें लॉस भी हो गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एसेंशियल पार्ट क्या है? डिफेंडेंट के एक्ट से इंजरी होनी चाहिए, विधिक क्षति।
तो टॉर्ट में एक्शनेबल हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं दूसरे को, डैमनम साइन इंजुरिया को, दूसरे एसेंशियल को। डिफेंडेंट्स एक्ट माइनस प्लेंटिफ इंजरी। अब क्या हो रहा है, डिफेंडेंट ने कोई कार्य किया है लेकिन प्लेंटिफ को इंजरी यानी माइनस, उसको कोई भी इंजरी नहीं हो रही। इंजरी मतलब उसने विधिक अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन नहीं किया है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट जो है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इसका मतलब उसने किसी ऐसे कर्तव्य का भंग भी नहीं किया है जो लॉ ने पहले से भंग किया था। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब माइनस प्लेंटिफ इंजरी, अब उसके बाद भी प्लस लॉस। अब क्या हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, प्लेंटिफ को, इक्वल टू, अब देखिए अभी क्या टॉर्ट के लिए एक्सप्लेन होगा कि नहीं। मेजर पार्ट क्या देखना था कि डिफेंडेंट के एक्ट से प्लेंटिफ की कोई राइट को वायलेट किया कि नहीं किया। आपने कहा नो, उसको इंजरी नहीं हुई, तो इसका मतलब भले ही कितना उसको लॉस हो गया हो, सस्टेनेबल नहीं है। इट इज नॉट एक्शनेबल इन टॉर्ट, यानी इंजरी ना होने की वजह से लॉस कितना भी हो गया हो लेकिन टॉर्ट में इसका कार्रवाई नहीं ला जा सकती। इसलिए इट मीन्स क्या हुआ, डैमनम यानी लॉस विदाउट इंजरी, लॉस विदाउट इंजरी। हानि तो हो रही लेकिन क्षति के बिना हो रही। तो क्षति क्या इसेंशियल पार्ट है, इंजरी होना ही हो रहा है, तो आपको लॉस कितना भी हो टॉर्ट के लिए आप एक्शन नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका जो फार्मूला देख रहे थे कि रामफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेज। तो लीगल डैमेज दो मैक्सिम देख ली, इंजीरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजीरिया। ये एक्शनेबल है, ये एक्शनेबल नहीं। अब इन दोनों पर दो केस ला हैं, इन दोनों पर दो केस विधि हैं। तो दोनों केस विधि को देखिए यहाँ पर। बहुत ही फेमस केस है एशबी वर्सेस वाइट का। एशबी वर्सेस वाइट का केस है, एशबी वर्सेस वाइट का केस है। एशबी वर्सेस वाइट का केस है, मेरे ख्याल 1703 का है, जस्टिस होल्ड के द्वारा डिसाइड है। ये केस किस बिंदु पर है, इंजुरिया साइन डैमनम पर है। जस्टिस होल्ड ने डिसाइड किया है एशबी वर्सेस वाइट। इस केस में सिंपल फैक्ट है, एक विधिक रूप से मत देने के लिए, वोट देने के लिए ऑथराइज है। बी पोलिंग ऑफिसर है, जो मतदान अधिकारी समझ लीजिए, मिस्टर एस के चुनाव में इनको वोट देने से रोक देता है, ये इनको वोट देने से रोक देता है, जबकि ये अधिकृत व्यक्ति हैं। उसके पश्चात भी किंतु परिणाम स्वरूप यहाँ इसके इलेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये जीत गए, विन कर गए, इसके कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर कोई लॉस वास नहीं। लेकिन इसने क्लेम किया इनके खिलाफ जाके कि आपने मेरे राइट का वायलेशन किया हुआ है। तो इस भी डिफेंड कर रहे हैं कि आपको कोई लॉस तो नहीं हुआ, आप जिनको वोट देना चाहते थे वो तो जीत गए। तो विधि क्या है, अब कॉमन लॉ की विधि चेंज हो गई है, कह रही है यू बी जस, ई बी रिमेडियम, यानी अब जस माने राइट, वेयर देयर इज राइट, यानी जहां आपका अधिकार है वहां पर अब उपचार है। पहले कॉमन लॉ क्या कर रहा है, हम आपको पहले देखेंगे उपचार होगा तब तो मैं आपको राइट को प्रोटेक्ट करूं। अब सिस्टम चेंज हो गया, जस्टिस होल्ड कर रहे हैं कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अगर अधिकार है तो उपचार मिलना चाहिए। इट मीन्स आपने विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य का भंग किया है जिससे इंजरी हो गई है। अब चाहे लॉस हुआ हो या ना हुआ, इट इज इमटेरियल, इसलिए इज इंटरफेयर, उसको आप लॉस को पूरा कीजिए, चाहे उसको नॉमिनल दीजिए चाहे कैसे। तो जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। तो लॉस होना या ना होना एक्शन के लिए नहीं आवश्यक है, बल्कि क्या आवश्यक है, इंजरी का होना। इंजरी के मीन्स विधिक अधिकारों का अतिक्रमण है।
दूसरा बिंदु डैमनम साइन इंजूरिया। तो डैमनम का मीन जैसे बताया था कि लॉस है विदाउट इंजरी। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आपको हानि तो हो रही है लेकिन विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, यानी डिफेंडेंट जो है आपके लीगल राइट्स को नहीं छेड़ रहा है। ग्लेसेस्ट्रो ग्रामर स्कूल, ग्लेसेस्ट्रो ग्रामर स्कूल, ग्लेसेस्ट्रो ग्रामर स्कूल एक केस है, ग्लेसेस्ट्रो ग्रामर स्कूल। ये केस सिंपल है, दो स्कूल से मान लीजिए ए एंड बी, ये रन कर रहा है पहले से, ये बाद में आ गए और इनका काफ़ी कैपेसिटी है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं। इन्होंने इसको देखते हुए अपने फीस वगैरह कम करी, काफ़ी सुविधाएं दी, बसेस वगैरह लगा दी, जिसकी वजह से काफ़ी जो इधर बच्चे पढ़ रहे थे इधर आने शुरू हो गए। अब इनको मटेरियल लॉस होना शुरू हो गया, इनको लॉस होना शुरू हो गया। अब इन्होंने केस फाइल किया कि आपके इस साइड की वजह से मेरा लॉस हो रहा है, तो क्या कोर्ट इनके इस मामले को सुनेगा, ग्रहण करेगा? प्रश्न उठता है फिर ये देखेगा कि इनके डिफेंडेंट के एक्ट से क्या इनको इंजरी हुई, क्या इन्होंने किसी विधिक कर्तव्य का भंग किया जो लॉ ने पहले से निर्धारित किया था? क्या ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते थे, करते? तो क्या इनके एक्ट से इनको डैमेज हो रही? कहते नो, इंजरी नहीं हो रही, लॉस तो हो रहा है। तो क्या हुआ, फार्मूला क्या है कि डैमनम साइन इंजूरिया, लॉस विदाउट इंजरी, इट इज नॉट एक्शनेबल इन टॉर्ट में इसको माना नहीं जाएगा, इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, भले ही आपको कितना लॉस। तो दोनों प्रिंसिपल से आप केवल इस बात पर निष्कर्ष करेंगे कि डिफेंडेंट के एक्ट से विधिक क्षति, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, उसका वायलेशन होना चाहिए, तभी आपको लीगल रेमेडी मिलेगी। तो टॉर्ट के तीनों एसेंशियल आपके क्लियर हो जाएंगे, रामफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेज, लीगल डैमेज में इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया प्लस रेमेडी आपको मिलेगी। रेमेडी क्या मिलेगी? अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इसको देखिएगा, क्योंकि अगर डिफेंडेंट के एक्ट से प्लेंटिफ को कोई नुकसान पहुंचता है तो लॉ का काम क्या है? द टास्क ऑफ लॉ, पाउंड कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो दो इंटरेस्ट जब टकराए हैं तो उनमें बैलेंस करना चाहिए, मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम फिक्स। तो जब आपके राइट का वायलेशन हुआ है तो रेमेडी भी दी जानी चाहिए। तो किस रूप में दी जाएगी? तो टॉर्ट में थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर करते हुए यहाँ जो निर्धारित नुकसानी नहीं हो सकती, अनिर्धारित होती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स जो कोर्ट के विवेक पर आधारित है, जो कोर्ट चाहे परिस्थितियों के अनुसार वो दे सकता है। तो ये बैलेंस कर देता है इनके इंटरेस्ट में, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को, और क्या प्रदान करता है? नो रेमेडी, बल्कि कहता है लीगल रेमेडी, विधिक उपचार आपको प्रदान कर देता है। क्योंकि मैक्सिमम है क्या है? वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, और उस रेमेडी की शक्ल क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब इक्वल टू टॉर्ट। तो आप पहले चैप्टर में डेफिनेशन देखी, दूसरे में आपने इसके जनरल प्रिंसिपल देखे। अब नेक्स्ट चैप्टर में लायबिलिटी को